अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट कायनात चौहान। वेलकम करती हूं आपको स्टार विद विनेस में। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे और अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे जी। तो जैसा कि हमारे शो में कोई ना कोई स्टार मौजूद होता है, एक्टर होते हैं, सिंगर्स होते हैं, अपने अपने अलग प्रोफेशंस के लोग होते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर हैं हमारे साथ मौजूद। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, वो एक टीचर भी हैं जो मीडिया साइंस पढ़ाते हैं। तो आइए इसी हवाले से हम उनसे कुछ गपशप करेंगे। उन्हें वेलकम करते हैं, इमरान साजन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। थैंक यू। और बहुत अच्छा शो है। इसमें मैं अक्सर देखते रहता हूँ आपकी पोस्ट और प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप कंडक्ट कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच। और पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चल रही है और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है इस पूरी टीम के लिए, आपके लिए, इस शो के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और जैसे सीखने का अमल आपको पता है कि इंसान को जारी रखना चाहिए, ऑलवेज सीखना चाहिए। तो मुझे माशाल्लाह से 30-32 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन मेरे सीखने का अमल जो है वो आज भी जारी है, चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि किसी छोटे से बच्चे से भी कोई बात सीख लूँ, किसी बड़े से भी सीख लूँ। जहाँ से भी आपको सीखने का मौका मिलता है आपको सीखते रहना चाहिए। तो आपकी जो जुस्तजू है, जो लगन है, जो शौक़ है, वो हमेशा कायम रहता है। बिल्कुल। तो सीखने का भी अमल चल रहा है और सीखने के साथ साथ जब अगर आप के अंदर जज्बा हो कि आप सिखाने का भी अमल जारी रखें, लोगों को सिखाएं, जो आपको आता है वो सिखाएं, तो इल्म तो वैसे भी सीखने के बाद सिखाने से बढ़ता है, बिल्कुल कम नहीं होता। लेकिन वो जो शमें छोटी छोटी आप जला रहे होते हैं लोगों को सिखा के, वो शमें आगे चल के बहुत रोशनी कर रही होती हैं, वो दूसरों को सिखा रही होती हैं। इस तरह इल्म बहुत फैल रहा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, माशाल्लाह से आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र भी हैं, तो इस हवाले से मुझे बताएं कैसा लगता है? अब जाहिर है एक स्ट्रगल भी किया होगा लाइफ में, अब एक नाम भी है, तो स्ट्रगलिंग का जो पीरियड था वो मुझे बताइए। देखें, जिस वक्त मैंने म्यूज़िक शुरू किया, सीखने का सोचा, तो उस दौर में तो म्यूज़िक को बड़ा मुश्किल भी तस्वुर किया था सीखना, क्योंकि इतने इदारे नहीं थे, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। और उसके साथ साथ थोड़ा सा मायूब भी समझा जाता था कि भाई म्यूज़िक कर रहे हो, अच्छा म्यूज़िक तो करते हो और क्या करते हो, यानी म्यूज़िक को कोई अहमियत ही नहीं और होती। पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते रहे। अच्छा, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह की खुशनसीबी थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरे फादर बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या था कि मैं बचपन से ही बड़ा पढ़ाकू किस्म का बच्चा था ना। अच्छा। फर्स्ट क्लास, बस 96 to 99 परसेंटेज हुआ करती थी मेरी। जबरदस्त। तो इस वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को कभी कोई शिकायत ही नहीं दी। मतलब कभी कोई उनके पास कोई शिकायत लेके नहीं आया कि जी स्कूल में लड़ाई हो गई या नंबर कम आ गए या टेस्ट में फेल हो गए या कुछ हो गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से स्कूल में लगा उस दिन से जब तक आज तक पढ़ रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है 90+ मार्क्स लूँ। तो वो कोई उनको शिकायत नहीं मिली, तो फिर मैंने उनको बैठ के डायलॉग किया, उनको समझाया कि देखें मैं कोई उस तरह का शौक नहीं करता कि गैदरिंग नहीं है दोस्तों की, या कोई कैरम, डब्बू, कबूतरबाजी, कोने पे बैठ जाए या फला कहीं चले, ये कोई शौक आवारागर्दी वाला कोई शौक नहीं था। मुझे सिर्फ एक ही शौक था उस वक्त, सिर्फ पढ़ना। मैं स्कूल गया, स्कूल से आया, मेरी लाइब्रेरी उस दौर में छोटी सी बनाई हुई थी, बुक्स जमा करता था, सिर्फ पढ़ता रहता था, अखबार पढ़ रहा हूँ, कहीं किसी के गया हूँ, कुछ भी नहीं मिला, अखबार पढ़ लिया और कुछ नहीं मिला, कुरान शरीफ उठाया, तर्जुमे वाला, तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। स्टडी, मुताला करना मेरा सबसे बड़ा शौक था। उसके बाद क्रिकेट था। तो उनको मैंने समझाया कि देखिए मेरा ये शौक नहीं है, एक म्यूजिक का शौक है, ये पॉजिटिव शौक है। और वहाँ एक क्लब हुआ करता था हमारे इलाके में, तो मैंने कहा सिर्फ मैं वहाँ 2 घंटे के लिए जाऊँगा, एडमिशन लूँगा और ये रिदम के शोबे से मैंने स्टार्ट लिया। तो उनको समझ में आ गया। अम्मी ने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, लेकिन मेरे अब्बू ने अच्छा, अम्मी ने प्रॉब्लम किया? हाँ। वरना अमूमन अम्मी साइड लेती हैं। हाँ, लेकिन अब्बू बहुत कोऑपरेटिव थे ना। अम्मी थोड़ी सख्त थी, तो वो एक को सख्त और एक को तो नरम होना, जब भी आपका बैलेंस होता है। तो अम्मी ने थोड़ी सख्ती की, लेकिन अब्बू ने कहा नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाओ। तो मैंने कहा भाई मेरी पढ़ाई पे असरअंदाज नहीं होंगी ये चीज़ें। मैं अपने सुबह कॉलेज जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा, सब तो स्कूल था, स्कूल जाऊँगा, फिर शाम में वहाँ पे क्लब जाऊँगा, फिर रात को ट्यूशन, और इस तरह का आपको शौक था? जुनून था। और क्योंकि मैं बचपन से रिलीजियस भी बहुत हूँ, कुरान शरीफ मैंने 10 साल की उम्र में ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने इस तरफ आया, तो वो बेसिक एजुकेशन मेरी कंप्लीट थी। तो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। फिर मैंने एडमिशन लिया, और उस वक्त एडमिशन फीस मुझे याद है मैंने 50 रुपये दी थी ना, 50 रुपीज़। और उस वक्त की 50 रुपीज़ वो उस वक्त बड़ी रकम थी, लेकिन मुझे जमा करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि उस दौर में स्कूल में हमको 1 रुपया मिलता था ना पर डे। हाँ, और अब अगर 50 रुपीज़ बोलो कैसा लगेगा? हाँ, अब तो 50 रुपीज़ बच्चे भी लेके नहीं जाते स्कूल। उस वक्त 1 रुपये लेके जाते थे, तो 50 रुपये मैंने जमा करके फिर एडमिशन फीस दी। लेकिन वो 1 महीने में मैंने इतना कुछ वहाँ पे कर लिया। मैं कॉन्गो सीखने गया था, ड्रम सीखने गया था, ये मैंने 1 महीने में दोनों इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लिए। इसके बाद क्लब में मेरी फीस माफ़ हो गई
कि जी अब आप अगले महीने से फीस नहीं देंगे, बल्कि जो नए बच्चे आ रहे हैं आप इनको सिखाएंगे। मैं समझी आप कहने लगे उनसे आप फीस लेंगे। नहीं, फीस तो वो ले रहे थे क्योंकि उनको फायदा होता, उनको एक इंस्ट्रक्टर मिल गया था जो अच्छा हमें शौक था। तो हम कभी सोचा भी नहीं था कि हम म्यूजिक से कमाएंगे ना। कभी वहाँ कॉन्सर्ट्स होते थे, टिकट शोज होते थे, तो बहुत सारे लोग लड़ रहे होते थे यार हमें इतने पैसे चाहिए इतने। तो मैं सोचता था यार बजाने के पैसे ये क्यों चाहिए, तो बजाने को मिल रहा है, यही इतना मजेदार चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे तो सारा दिन प्ले करा दो, कॉन्सर्ट बजवा लो, मैं तो बजाऊंगा। ये पता नहीं कौन लोग पैसे मांगते हैं, पैसे वैसे कौन मांगते हैं, मतलब जहन में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इससे हम पैसे अर्निंग करनी, ये नहीं। हाँ, और अगर अर्निंग कोई करता भी तो अच्छा नहीं समझाता था इसकी अर्निंग। तो मैं एजुकेशन मेरी चल रही थी, फिर मेरी जो फादर है उनकी शॉप्स हैं ज्वेलर्स की, तो मैं वहां बैठता था पार्ट टाइम में। तो पैसों का ऐसा जितना कोई वो वाला इशू नहीं था, हाँ लिमिटेड मिलते थे, लेकिन हम वो नहीं थे कि यार हमें हर हाल में पैसा चाहिए, नहीं, पैसा वक्त की जरूरत के हिसाब से चाहिए होता था। जेब खाली भी है तो इट्स ओके, बड़ा लेजर टाइम होता था हमारा दोस्तों के साथ, जेब में पैसे हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब जो है वो कनात, वो शुक्र गुजारी, वो सबर और वो सुकून इसलिए भी खत्म हो गया कि हमने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ दिया। आप देखेंगे कि उस दौर में अगर घर में एक खाना ही पकता था सब बड़े मजे से खाते थे। आज 2-2 डिशें 3-3 डिशेस पकती हैं, लेकिन मुतमईन नहीं होते लोग जो है ना। तो इसी वजह से जो है ना सुकून चला गया जिंदगी में, बरकत भी नहीं रही, बरकत चली गई है। और जब आप अल्लाह की शुक्रगुजारी छोड़ देते हैं, उसकी नेमतों को शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं, गिनना तो दूर की बात है, तो फिर आपका सुकून और चैन भी चला जाता है ना। फिर आप पैसा भी कमा रहे होते हैं, खर्च भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती। तो वो सेटिस्फेक्शन उस वक्त होती थी। तो इसलिए हम मेहनत से सीखते भी थे, शोज करते थे और प्रोग्राम करते थे, तो वो बहुत मजा आता था स्ट्रगलिंग दौर में। फिर 2 महीने मैंने ड्रम गिटार किया, फिर मैंने क्लब छोड़ा, टाइम का इशू हो रहा था, मैट्रिक में आ गया था मैं, तो फिर मैंने घर पे क्लासेस देना शुरू कर दी। अच्छा, उस वक्त इतना ज्यादा हम डरते थे मोहल्ले वालों से कि यार कॉन्गो घर में रखे हुए हैं, अगर ये बजाऊंगा तो आवाज आएगी, यार क्या समझेंगे लोग, कॉन्गो बज रहा है इनके घर में। तो हम टॉवल डालते थे उसके, वो 2-2 3-3 तौलियां डाल के, आवाज ताकि कम हो जाए, आवाज होती न, जब आपने टॉवल डाल दी तो वो डेड हो जाता था। फिर उस पे लोगों को मैं कॉन्गो सिखाता था, 50 रुपीज फीस लेता था मैं भी। तो मेरे पास 3-4 स्टूडेंट हो गए थे, तो वो 200 रुपए महीना ऐसा था। देखें आपने फिर लेना शुरू कर दिया ना पैसे। हाँ, उसके वो 2 महीने के बाद है ना, मतलब वो बजाने के अलग सिखाने को जो मतलब ये कुछ और होता है। एक होता है जो आपने सीखा हुआ है उसको आप लोगों को दिखा रहे हैं, परफॉर्म करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन कितने मजे की बात है, कहाँ आपके पास देने के लिए फीस नहीं थी और कहाँ आप अब ले रहे थे। और वो 200 रुपए जब मैंने कमाए तो मतलब ये था कि भाई 200 रुपए कमाए महीने में, बड़ी बात है 200 रुपए, ये होता था उस वक्त। तो वो फिर म्यूजिक किया, कॉन्गो सिखाना शुरू किया। फिर मुझे गिटार खरीदना था, मैंने कहा यार अभी थोड़ा सा ड्रम हो गया, कॉन्गो हो गया, अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं। तो गिटार, उन्होंने कहा कीबोर्ड तो बजा रहे हैं, आसान है, गिटार सीखो इमरान तुम। तो सबसे पहले तो गिटार खरीदना, गिटार की कॉस्ट, उसका एक सेकंड हैंड गिटार मिल रहा था एक दोस्त के पास 550 का, 550 रुपए का। अब 550 रुपए कहाँ से आए यार, 200 रुपए इतना बड़ा होता था, तो 550 बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ। फिर उसके बाद मैंने 2 महीने सिखाने के बाद वो भी ऑफ कर दिया था, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने कहा था यार अब नहीं सिखाऊंगा, अब गिटार की तरफ गए। तो फिर मैंने डैडी को बिठाया, डैडी से बोला, मैंने कहा भाई देखें 550 रुपए चाहिए, ये आएंगे, फिर मैं जो है इससे फंक्शन शुरू कर दूंगा, फिर पैसे आएंगे और पैसे जमा करूंगा, फिर मैं आज आपको उम्रा कराऊंगा और ये कराऊँ। तो 550 रुपए के लिए बड़े पापड़ बेले ना, मैंने बड़ी मिन्नतें की, समझाया, तो डैडी समझ जाते थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये लो 550 रुपए उन्होंने मुझे दिए, मैंने गिटार खरीदा। अब टीचर ढूंढना कि गिटार सिखाया, तो जी एक फिरोज भाई थे हमारे, फिरोज खुदबुद्दीन, वो लांडी एक पे रहते थे, मैं तो हमारे घर से बड़ी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, तो उनके पास गया, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी मेरी, हेलो हाय था। क्योंकि गिटार से पहले जब तक गिटार के पैसे जमा हो रहे थे, मैंने कीबोर्ड शुरू कर दिया था, और क्योंकि थ्योरी की चीजें मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ जाती थी, तो कॉर्ड्स क्या होते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होती है, रिदम क्या होती है, ये मैंने समझ के अपने टीचर्स को सुना दिए थे। तो वो बड़े हैरान थे, यार तुम अभी गिटार शुरू हो रही, कीबोर्ड पे तुम काफी कवर कर लिया है, सॉरी। तो उसके बाद फिर वो फिरोज भाई से भी हेलो हाय हो गई थी, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई आप तो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, आप क्यों फीस ले रहे हैं मुझसे सिखाने की, हम तो जो नए आते हैं सीखने वाले उनसे लेते हैं। तो उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बातें बताई मुझे, जो मैं आज तक उन पे अमल करता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान अगर तुम फीस दे के सीखोगे ना, तो तुम्हें भी कदर होगी, तुमको तुम्हारा टाइम तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारे जब पैसे लगेंगे तो तुम बाउंड होगे, तुम आओगे, मेहनत करोगे, पैसे दिए हुए प्रॉपर सीखोगे। और जब मैं पैसे लेके सिखाऊंगा तो मैं भी तुम्हें टाइम दूंगा प्रॉपर, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यार मुझे आज जाना है, आज तक आज जाओ। तो मुझे ये बात उनकी समझ में आ गई। तो उस वक्त पे मैंने सोचा अच्छा कितने पैसे लेंगे, तो 150 रुपये महीना तय हुआ था गिटार पे। उस वक्त शायद कोई 50 पैसा या 1 रुपी बस का किराया होता था।
तो मैं बस में गिटार लेके जाता था, तो लोग बड़े ऐसे देखते थे, ये गिटार, ये क्या लेके उस जा वक्त तो रहा है? बहुत ही अजीब लगता हाँ होगा अजीब, तो लोगों बड़ी को। मुश्किल से मैं ऐसे छुपा के गिटार लेके जाता था बस में बैठ के। और मैं कोशिश करता था बड़ी बस में जाऊं, क्योंकि स्टूडेंट उसमें फेयर लगता था ना किराया। और तो वहां जाके फिर मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया, कॉन्गो, ड्रम, कीबोर्ड एंड देन गिटार। तो विद इन 6 मंथ में गिटार पे और कीबोर्ड पे हो गया था। तो फिर मैंने वो रात को फिर घर पे आता था तो खामोशी से बैठ के गिटार प्रैक्टिस करता था। तो इस तरह फिर ये सफर शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। माशाल्लाह। तो ये शौक आपको पैदा कैसे हुआ? मतलब आपकी फैमिली में कोई था, किसी को देख के हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, फैमिली में तो कोई नहीं था। हुआ ये कि हम एक किसी मेहंदी के प्रोग्राम में गए, तो वहाँ पे म्यूजिक वाले आए हुए थे ना, म्यूजिक बजा रहे थे, तो वो म्यूजिक सुन के बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी क्रिएटिव चीज़ है। अच्छा, मेरा शुरू से शौक था कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर बनूं या कुछ ऐसी चीज़ सीखूं जिससे आप अपनी सोच को, तखय्युल को, जो आप सोचें उसको आप कैनवस पे ले आएं, या मैं पेंटर आर्टिस्ट बनूं या कंप्यूटर प्रोग्रामर बनूं। लेकिन क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था और मेरे वालिद भी सबसे बड़े हैं, तो वो भी बिजी होते थे बिजनेस में, और मैं बड़ा था, तो मेरा कोई साथी था नहीं, भाई छोटा था कि जिससे मैं डिस्कस करूं, पूछूं। तो मुझे म्यूजिक वो एक जगह नजर आई कि यार ये म्यूजिक वो चीज़ है कि जहां मैं जो सोचूं वो करूं, और इसकी अप्रिसिएशन आपको हैंड टू हैंड मिल रही है। जब वो बजा रहे होते थे फंक्शन में, तो लोग चारों तरफ जमा हैं, बड़ी दाद मिल रही है और बड़ा मजा आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये चीज़ सही है कि आपने अपना काम किया और आपको अप्रिसिएशन जो है वो मिलना शुरू हो गई। और आपको पता है, जब आप कोई भी, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, मौसीकी या मीडिया शो बिजनेस नहीं, दुनिया में आप कोई भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं अच्छे, अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है हाथ के हाथ कि डॉक्टर साहब आपने इलाज किया, मैं ठीक हो गया, मेरा हो गया, तो आप वो अप्रिसिएशन आपके लिए ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं जी, तालियां एक आर्टिस्ट के लिए ऑक्सीजन होती है, वो होती है, लेकिन अप्रिसिएशन जो है वो दुनिया के हर शोबे में आप हकीकत है। करते हैं। जब आपको आपकी दाद मिलती है, आपको अच्छाई के पॉजिटिव आप में साइन और मिलता है, जुनून जज़्बा पैदा होता है पैदा उस हो करने जाता है, के और आप लिए। उसको रिफाइन करते हैं और खुश बिल्कुल। होते हैं। तो वो फिर मुझे ये म्यूजिक, वो शोभा नजर आया। उस वक्त मैं क्लास 7 में था, क्लास 6-7 में था जब मुझे ये म्यूजिक का शौक लगा। तो फिर उसके साथ साथ मैं करता रहा अपना म्यूजिक। तो फिर म्यूजिक में मैं जो सोचता था कि यार ये बीट आई है, फला सॉन्ग आया है, फला इस तरह करें, इस तरह परफॉर्म करें, इस तरह, तो वो इस तरह डेवलप होता चला गया म्यूजिक। खानदान में कोई नहीं था और ना कोई ऐसा सच था, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो ब्रॉड माइंडेड थे, तो उन्होंने कभी इसको मायूस नहीं समझा। उन्होंने कहा हाँ अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो, बस पढ़ाई बस डिस्टर्ब ना हो। पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह मतलब डिस्टर्ब आपने पढ़ाई को भी साथ बैलेंस में रखा, बिल्कुल क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर यही कहते हैं कि ठीक है जो भी हॉबी है या जो आपको शौक है वो करो, लेकिन साथ में तालीम नहीं छोड़नी। बिल्कुल। एजुकेशन मैंने कंटिन्यू रखी, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की है। माशाल्लाह। और फिर म्यूजिक की जब बारी आई, जब म्यूजिक प्रोफेशनली शुरू किया, तो पाकिस्तान से बाहर जाके सीखा, इंटरनेशनल 2-3 मुल्कों में जाके इसके हमने कोर्सेज किए, रिकॉर्डिंग के, पियानो के, यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक के, और फिर ये सफ़र शुरू हो गया। ये इंटरनेशनली जो आप ज़ाहिर है आप सीखे हैं या सिखाया है वहाँ जाके, ये भी मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि टाइम हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक लेना है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे बातें हो रही हैं म्यूज़िक की। आज हमारा बहुत ज़रा डिफरेंट सा टॉपिक है, सिंगिंग, एक्टिंग के हवाले से। अब म्यूज़िक की बारी है, तो हमने म्यूज़िक का भी सोचा कि म्यूज़िक के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो अभी चल रही हैं हमारी बातें और अभी रहेगी हमारी ये गुफ्तगू। आप हमारे साथ रहिएगा, लेते हैं एक ब्रेक।